महाराष्ट्र के शहर परभनी में रहने वालों को गुल्लू दादा का सलाम। दोस्तों, मैं और अजीज नासिर आ रहे हैं परभनी को। जी हाँ, 27 यानी संडे के रोज शाम 4 बजे एजोन मॉल की शानदार ओपनिंग पर नमिश्ता फारूकी के इनविटेशन पर हम लोग आ रहे हैं 27 संडे के दिन शाम 4 बजे एजोन मॉल की ओपनिंग के लिए परभनी में। और साथ में रहेंगे बहुत ही मशहूर गुलकार समी सौदागर, उनका शानदार प्रोग्राम भी वहां पर है। तो आइए सभी से मिलते हैं एजोन मॉल में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीज नासिर। अदनान साजिद खान साहब यानी कि गुल्लू दादा और मैं आ रहे हैं परभनी 27 अक्टूबर शाम 4 बजे एजोन शॉपिंग मॉल की ग्रैंड ओपनिंग में। तो आप सभी से वहां पर मुलाकात होगी। मैं शुक्रगुजार हूं मिस नमिश्ता फारूकी का फॉर द इनविटेशन। इंटरनेशनल सूफी सिंगर समी सौदागर का लाइव परफॉर्मेंस भी आप सब एंजॉय कर सकते हैं। तो सी यू ऑल देयर in Parbhani on 27th October at 4 p.m. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत अब्दुल सत्तार इनामदार साहब, इनका आज शनिवार 26 अक्टूबर 2024 को परभनी शहर के नूतन महिला महाविद्यालय जिंतू रोड परभनी, यहां पर भव्य ऐसा नागरिक सत्कार किया गया है। ये इसके लिए कि उत्कृष्ट वक्ता इस पुरस्कार के लिए इनकी निवड की गई है, जिसको लेकर परभनी शहर के इंजीनियर आरडी मगर साहब, इन्होंने भव्य ऐसा सत्कार किया है। सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि इनके अलावा माननीय एडवोकेट अशोक जी सोनी, जस्ट विधिज्ञ परभनी, खदीर लाला हाशमी मराठवाड़ा अध्यक्ष मुस्लिम विकास परिषद, हाजी शरीफ शेख जिलाध्यक्ष मुस्लिम विकास परिषद, आरएस लभाने जिलाध्यक्ष जय हिंद सेवाभावी संस्था वर्धा, एडवोकेट नीलेशपुरी अध्यक्ष साईनाथ सेवाभावी संस्था, साथ ही सरफराज शेख उपाध्यक्ष रुग्ण हक संघर्ष समिति, रफीक चाठानकर अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, प्रमोद अंबुरे अध्यक्ष जनहित अभियान, तब्बू पटेल अध्यक्ष संस्कार बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, इन तमाम लोगों ने मिलकर सत्तार इनामदार साहब, इनका भव्य ऐसा नागरिक सत्कार किया। उत्कृष्ट वक्ता इस पुरस्कार के लिए जैसे ही सत्तार इनामदार साहब इनका चयन किया गया हो, उसके चलते ही इन तमाम लोगों ने परभनी शहर के नूतन महिला महाविद्यालय यहाँ पर 26 अक्टूबर 2024 को दोपहर में 2 बजे भव्य नागरिक सत्तार इनामदार साहब इनका किया गया है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया तमाम मान्यवरों ने दी है। स्वीकारण्यासाठी हनुमान रामराव अंबूर उसारे कार्यक्रम आहे तो संपन्न होत आहे। आणि जे आहे यांना सुद्धा विनंती की त्यांनी तयार आहे। नामों की लिस्ट ले लो ना, कौन दे मेहमान मार दो, फोटो मार दो, वो वहाँ से ले लो।
हाँ 70 भाई यांचा सत्कार या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सूर्य तारे जिवंत आहे, शेवटचा मनुष्य जिवंत आहे, तोपर्यंत छत्रपती शिवराय छत्रपती संभाजी मार्गदर्शक आहेत, हे विचार साहेब आहेत. त्यांच्या औत्तिकातून आपल्याला सर्वांना ऐकायचं आहे. माझा हा सन्मान करा. मला अरे कोण म्हणतं छत्रपती शिवराय गेले आहे? अरे कोण म्हणतं छत्रपती शिवराय गेले आहेत? अरे कोण म्हणतं? तो आपल्या कार्यामध्ये कधी अध्यक्ष पटेलजी यांच्यासोबत सहकारी या सन्मानित कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले एक महिला सोडून माननीय अब्दुल सत्तार साहेब यांना या ठिकाणी सन्मानित करण्याचा योग आलेला आहे. अशा या सन्मान सोहळ्याच्या निमित्तानं आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी मी अब्दुल इनामदार साहेबांना विनंती करतो. सत्तारजी इनामदार साहेब. ॲडव्होकेट सोनी साहेबांचं फार प्रभावी अशा पद्धतीने योगदान आम्हा सगळ्यांना लाभत आहे. त्यांच्याच प्रेरणेतून आजचा हा सत्कार सोहळा या ठिकाणी या निमित्त अशा महत्वपूर्ण कार्यक्रमाची सत्कार मूर्ती आपल्या जिल्ह्याचे सुपुत्र संपूर्ण महाराष्ट्राला भूषण वाटावा असं सामाजिक क्षेत्रामध्ये ज्यांचं नाव अभिमानानं घेतलं जातं ते आदरणीय अब्दुल सत्तार साहेब. या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे भूषण आदरणीय RDG मगर साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सामाजिक क्षेत्रामध्ये योगदान देणारे अशोकजी सोनी साहेब, मराठवाडा अध्यक्ष मुस्लिम विकास परिषदचे खदीर लालाजी हाशमी साहेब, हाजी शरीफ भाई, RS लाभाने साहेब आणि ज्यांनी 5 संस्थेने एकत्र येऊन हा कार्यक्रम आयोजित करून पुरस्कार दिला असे संस्थेचे अध्यक्ष निलेशजी पुरी साहेब, शरीफभाई चाटणकर, सरफराज शेख, प्रमोदजी अंभुरे साहेब आणि तप्पू पटेल साहेब. बंधूंनो, भाषण करणाऱ्यापेक्षा भाषण ऐकणारे हुशार असतात असा मानणारा मी कार्यकर्ता. लाखो लोकांमध्ये, करोडो लोकांमध्ये एक विद्वान असतो, लाखो लोकांमध्ये एक पैलवान असतो आणि हजारो लोकांमध्ये एक वक्ता असतो. शिक्षणापासून समाजकारण कसं करायचं हे आम्हाला महात्मा ज्योतिबा फुलेनं शिकवलं. सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सोबत घेऊन राज्य कसं करायचं हे आम्हाला छत्रपती राजश्री शाहू महाराजांना शिकवलं. आणि सर्व शिकार संघटित व्हा आणि अन्यायाच्या विरुद्ध संघर्ष करा हे आम्हाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी बोलले. बंधूंनो, आज समाजामध्ये आपण जर नजर पाहिली तर समाजामध्ये कार्यकर्ते कमी, कार्यकर्ते जास्त झालेले आहेत. अशा या समाज व्यवस्थेमध्ये जे काम अब्दुल सत्तार साहेबांनी केलं, वक्ता फक्त भाषण करणारा नसतो तर तो लोक भाषा बोलणारा असतो, मनाचा कानोसा घेणारा असतो. जसं म्हणते मैं आईना हूं, सच बता दूंगा, अगर बर्दाश्त करता है तो ठहर जा, नहीं तो हट जा. स्पष्ट वक्ता जो असतो तो तोंडावर बोलत असतो आणि हे काम अब्दुल सत्तार साहेबांनी आपल्या जीवनामध्ये केलं. आज मला अभिमान आहे की त्यांच्या जन्मभूमीमध्ये हा सत्कार सोहळा होतोय. खरं म्हणले तर आपल्या घरातला बाळ किती मोठा झाला हे घरच्या लोकांना कधी माहित नसतं. ते सत्तारबाई नाही का ते आपले, पण बाहेरच्या माणसाला वाटतं ज्यावेळी तू बघत असतो पाहुणा आल्यावर, अरे सत्तारबाई इतके बडे बनले, मग आया त्याच्या फोन छोटा. गेल्या 15 वर्षापासून सत्तारबाईचं आमचा संबंध आहे. अतिशय महाराष्ट्रामध्ये जे काय रचले गाजले त्यासी म्हणावे आपले, तो साधू वळखावा देवते त्याची जाणावा. अनेक समाजातले जे पडद्याआडचे कार्यकर्ते गेले होते त्यांना पुढे आणून
त्यांना शबासकीची हात देऊन त्यांचा सन्मान करण्याचं काम अब्दुल सत्तार साहेबांनी केलं. बंधूंनो, ही साधी गोष्ट नाहीये. आपण जरी संख्यात्मक इथं कमी असलो तर गुणात्मक आपण खूप मोठे आहोत. आज समाजामध्ये काम करीत असताना वक्ता ते वक्ते नाहीये जे भांडण लावणारे आहेत, समाजामध्ये तेढ निर्माण करणारे नाही आहेत, समाजाला जोडणारा वक्ता पाहिजे. एक या देशामध्ये एक विद्यार्थी होता. तो विद्यार्थी स्वतःला खूप शहाणा समजायचा. त्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी त्यांनी परीक्षा घ्यायचं ठरविलं. परीक्षा कशी घ्यायची म्हणून त्यांनी भारताचा एक नकाशा संपूर्ण फाडून त्या विद्यार्थ्याच्या हातात दिला आणि त्या विद्यार्थ्याला सांगितलं, हा नक्षा मी फाडलेला आहे देशातला, तुला जसं की तसं ते जोडून मला द्यावा लागेल. पण नक्षाच्या बाजूला दुसरं एक माणसाचं चित्र होतं. त्या विद्यार्थ्यांनी त्या माणसाचं डोळं पाहिलं. अरे इकडून तो डोळा आहे, मग दुसरा डोळा असेल, नाक असेल. तो नक्षाच्या पाठीमागून त्या माणसाला जोडण्याचं काम करायला लागला. सन्मानित करण्याचा योग त्यांनी घेतला आणि हा निर्णय घेतला की कोणत्याही राजकीय क्षेत्रातील मान्यवरांना बलिता ह्या शहरामध्ये सामाजिक कार्य करणारे मान्यवर असे फक्त 3 मान्यवरांची आपल्याला निवड करायची आहे. आमचे परम मित्र आदरणीय विजय नगरजी या सोहळ्याला आवर्जून उपस्थित असलेले आपल्या परभणी जिल्ह्याचे प्रसिद्ध संगीतज्ञ आणि माझे प्रमुख मार्गदर्शक आदरणीय सोनी साहेब, या सोहळ्यासाठी बीड येथून उपस्थित असलेले प्रसिद्ध समाजसेवक जी.डी. शाह साहेबजी, या सोहळ्याला उपस्थित काँग्रेस पक्षाचे सिनियर नेते आदरणीय कबीरदादा हाशमीजी, कामगार संघटनेचे अध्यक्ष माझे मित्र हाजी शरीफ शेखजी, या सोहळ्याचे सन्माननीय स्वागताध्यक्ष माझे मित्र ॲडव्होकेट विजय पुरीजी, रुग्णालय संरक्षण समितीचे जिल्हा उपाध्यक्ष आणि आजच्या सोहळ्याचे आयोजक सरताज शेखजी, डॉक्टर जाकीर हुसेन बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष माझे मित्र शशीर शेखजी, समाजित अभियानचे अध्यक्ष माझे मित्र प्रमोद, जिल्हा परिषदी आमचे परम मित्र सुरेश कदमजी यांचं आगमन झालेले त्यांचं स्वागत करतो. संयोजन समितीने ठरविलं की या शहराचे ज्येष्ठ आणि आम्हा सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय सोनी साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा सोहळा व्हावा. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ज्यांना 177 पुरस्कार राज्य व देश पातळीवर मिळाले असे इंजिनियर आर.डी. मगर साहेब अध्यक्षस्थानी राहतील आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून इम्रान राई आणि जी.डी. शाह यांचं नाव आम्ही निश्चित केलं. पण इम्रान राईजी अचानक बीमार पडल्यामुळे बेदस्त आहेत, ते येऊ शकले नाही, त्यांनी संदेश पाठवला आहे. धन्यवाद. सांगायचा तात्पर्य हा आहे की माझी मराठी शैली कशी आहे, काय आहे, त्या संस्थेने दखल घेतली. मला नाही वाटत की मी एवढा वक्ता आहे, परंतु त्यांचं मोठेपण आहे, त्यांचा मी ऋणी आहे. समाजामध्ये कार्य करत असताना समाजाच्या हितासाठी, समाजाच्या न्यायासाठी आपण काय केलं पाहिजे, कशासाठी केलं पाहिजे, हा हेतू ह्या देशातील, ह्या राज्यातील, ह्या शहरातील प्रत्येक नागरिकांनी बाळगला पाहिजे. त्याचं कारण समाजकारणाच्या माध्यमातून एकमेकांचे जे स्नेह संबंध निर्माण होतात, एकमेकांची संवाद निर्माण होतो आणि त्यापासून एक नवीन प्राधान्य आपल्याला मिळतं आणि आम्ही समाजामध्ये वावरण्याचं काम करतो आणि समाज त्याची दखल घेत असतो. आता ह्या जगामध्ये वेगवेगळ्या विचाराचे, वेगवेगळ्या प्रकारचे, वेगवेगळे ज्ञान ठेवणारे असे भरपूर
ज्ञानतज्ञ आहेत. काहीच ज्ञान हे देशाला एक दिशा देणारं असतं, काहीच ज्ञान देशाला विभिन्न विभागाकडे नेणारं असतं. आणि ह्या सर्वांचा विचार जर केला की माणसानं काय केलं पाहिजे, मानवानं काय केलं पाहिजे, मानवाच्या 3 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. मानव दृष्टिकोन, संस्कारशीलता आणि सत्यता. ज्या माणसाने या 3 बाबी आपल्या जीवनामध्ये बाळगल्या आहेत तो मनुष्य जीवनामध्ये यशस्वी ठरतो असं म्हणणं वावगं ठरणार. फिर कभी आपकी मुलाकात होगी, रूबरू होता और कुछ चलेगा अपना. महमूद भाई टाइम मिला तो आज हमारे सत्तार भाई मेरे बड़े भाई के जैसे, सही बोलूँ क्या, हमारे सवेरे 1 कप चाय बगैर हमारा दिन शुरू होता नहीं है. और गर्मी का कोई भी मसला हो, कोई भी हम आदान प्रदान करते हैं. और दोस्त ऐसा ही रहना पड़ता है. एक दोस्त का किस्सा बोलता हूँ. दोस्त क्यों होना चाहिए? एक दोस्त का घर जल गया, एक दोस्त का घर जल गया तो रिश्तेदार चाहने वाले सब आए. अरे क्या हो गया? अरे बोले मेरा पूरा घर जल गया, सब जल गया. एक दोस्त आया, अरे क्या बोले सत्तर भाई क्या हुआ? उसने यार मैं बचा सब गया. अरे खाली पकड़े फिर जलाई क्या? तू बचा तो फिर जलाई क्या? दोस्त ऐसा होना चाहिए. अरे दोस्त रहना तो इंसान कभी भी कुछ नहीं, सुसाइड करने का नाम नहीं लेता है. क्या रहता है जो आदमी अकेला रहता है ना, आप देखो ना सत्तर भाई के ऊपर कितने लोगों ने मोहब्बत करी. आज भाभी तो बोलेंगे इतने कैसे क्या भूखे आए तुम. इसका तो शाम में इसका पूरा हिस्सा होने वाला है, नहीं तो इसमें आटे से खाना आने वाला है. ये तो बात पक्का है. मैं आपकी ज़्यादा टाइम नहीं होता है. देखो अब आपको ये सब जो वीडियो में बात कर रहा हूँ ये सब यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अपने को दिवाली से 5 तारीख से आ रहे हैं. आप कभी भी देख सकते हैं मेरे व्याख्यान, मेरा जो शेर शायरी है, जो भी गजल है, वो आपके लिए सब कुछ मैं ला सकता हूँ. आप देखेंगे. आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आपको बहुत बोलने की इच्छा हो रही पर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो. हमारे सत्तार भाई का ऐसा ही उम्र लंबी हो, अल्लाह ताला उसके ऊपर मेहरबान हो और उसके बहू बेटे को ऐसा प्यार उन पर लटो. और भाभी और सत्तार भाई 100 साल उम्र पार करके उनका 100 साल का हम सत्कार करने पे घर पे जाएंगे. जितनी शुभकामना देते मेरे दोस्त खत्म करता हूँ. जय माँ. पैदा हो गई है, इसके लिए जो जीना है ना अपने औरत के लिए जियो. और जब तक मरते नहीं तब तक कुछ भी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम मत कीजिए. कुछ भी रहो, आखिरी दम तक मैं आपको सलाह देता हूँ कि अपनी जो भी प्रॉपर्टी है अपने बच्चों के नाम मत कीजिए. इंसान की खाली एक ही जुड़े रहती है, उसकी औरत. बुढ़ापे में वो मर जाए या बुढ़ा मर जाओ, पर उसको आखिरी तक उसका अगर प्रॉपर्टी रही तो औलाद उसको संभाल सकते, नहीं तो उसको कोई संभालेगा नहीं. क्या ये सब पुराना एक गाना मालूम है कि आपको? आपने सबने सुना होगा. लेकिन वो गाना बोलो, कुछ बोलो, भजन बोलो, पर आदमी के दिल को मेरे झंझोड़ देता है. एक मीनिंगफुल गाना एक करवा उसका. उपकार प्रेम 1962 के एक प्रेम थे, हम तो पैदा भी नहीं, आप भी नहीं होंगे. कसमें वादे प्यार वफा सब बातें बातों का प्यार, कोई नहीं या किसी का, सब नाते हैं नातों का प्यार. कसमें वादे प्यार वफा, कितना मीनिंगफुल है. वो एक बोलते इसका आगे क्या करवा है. सामने तेरे मसीहा होगा, सामने तेरे मसीहा होगा, फिर भी तू बच ना पाएगा, फिर भी तू बच ना पाएगा. एक दिन तेरी ही औलाद तुझे आग लगाएगा. आसमान में उड़ने वाले एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा. कसमें वादे प्यार वफा सब बातें है बातों का प्यार. ये गाना गौर से एक बार सुनना, दिन में एक बार. जैसे अपन प्रार्थना करते कुछ सुनते ना, एक बार सुनो. पूरा जिंदगी का सार है. अपन गाने बोल के छोड़ दिया होगा पर ये झिझोड़ देता है इंसान को. ये गाना जो बोले ना बहुत इंसान को कुछ अलग तरीके से लगता है. अरे अपन जीते काय के लिए, मस्त जियो. बुढ़ा बुढ़ी हुई ना, मैं बोलता ना सत्तर भाई दोनों बोल के मत जियो. एक दिन सत्तर भाई का ऐसा किस्सा हुआ. मैं बोला सत्तर भाई ढेरी बहुत बढ़ रही है, जरा वजन कम करो. सत्तर भाई को बोला आप तुम क्या करो, बोलो रामदेव जी बाबा का आसन करो, रामदेव जी बाबा का. सत्तर भाई बोले मैंने एक दिन तुम्हारा सुन के करा, एक टांग मैंने पीछे अटका लिया तो मेरी वो टांगे इतनी निकल रही.
मैंने औरत का आवाज दिया, आओ जी इधर आओ जी, आओ जी इधर आओ जी, बोले मेरी टांग निकाल के दो। औरत बोले अरे बहुत अच्छा हुआ, दूसरी भी अटकाओ, बोले दिन भर लटक के रहो, उठेगा मगर साथ में करे भी जाते हो बोले। उसके लिए उन्होंने उस दिन से बाबा रामदेव को योगा करना छोड़ दिया। और बोलू क्या बोल रहे हाँ महमूद भाई, आपके कार्यक्रम में इतना टाइम नहीं मिलता है, सत्तार भाई के कार्यक्रम में टाइम दिया है, और आशु सोनी साहब को 4 बजे छोड़ने का नहीं बोल दिया हमने। क्या क्या अपन जिंदगी में बोलते ना, जो होता अच्छा होता, कभी भी सोचने का, बुरा नहीं बोलने का, कोई भी होता अच्छा बोलने का, गिर गया तो भी अच्छा बोलने का, मार लगा तो भी अच्छा बोलने का, पाकिट मार दिया बोलते का अच्छा हो गया। एक छोटा सा किस्सा, एक राजा रहता है, वो घर में अपना सेब काटते बैठा, प्रधान वगैरह गप्पा मारते बैठे, सेब काटते बैठा, सेब काटते काटते उंगली उसकी कट जाती है। प्रधान उसका बहुत विश्वासु रहता है, जैसा मेरा 70 भाई है, वो बोलता बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारी उंगली कट गई। बीरबल बोलता, राजा बोलता मेरी उंगली कट गया तो मेरे ऊपर हंस रहा है, मेरी उंगली कट गया मेरे ऊपर हंस रहा है। हाँ बोले बहुत अच्छा हुआ तुम्हारी उंगली कट गई। तो लगे से बोल साला ये बीरबल को क्या, ये प्रधान जी को क्या करो, जेल में डाल दो बोले। वो लेते प्रधान जी को जेल में डाल देते। फिर दूसरे दिन सवेरे राजा शिकारी को निकलता, अपने सैनिक को लेकर शिकारी को निकल जाता। शिकारी को निकलने के बाद जंगल में जाते जाते रास्ता भटक जाता है, रास्ते भटक के एक अकेला एक रास्ते पे चले जाता है। वहाँ एक जंगली लोगों का प्रोग्राम चालू रहता है, अब उनको बलि देने का रहता है, बकरीद के जैसा कि आज कोई तो भी आदमी की बलि देने की। वो फिर राजा मिल जाता, अरे बोले बहुत अच्छा आदमी, तगड़ा आदमी भी गया बोले राजा, उसको पकड़ के लाते वो सब। वो पकड़ के लाने के बाद एक आदिवासी बोलता, अरे यार बोले कुछ फायदा नहीं बोले राजा का बलि देते, क्या हुआ बोले, अरे उसने तो उंगली कटी वाली बोले, उंगली कटे वाली के बलि देते नहीं। फिर राजा को याद आता, साला अच्छा मेरी उंगली कटी नहीं तो मेरा शरीर कट जाता है। फिर वो वापस आते बराबर सैनिकों को बुलाता, अरे यार प्रधान जी को छोड़ दो बोले जेल में से। तो प्रधान जी को छोड़ता, प्रधान जी बोले आ जाओ, तुमने अच्छा बोले, जो अच्छा हुआ तुम बहुत अच्छा बोले, तुमने मेरे को जेल में डाला वो भी मेरे लिए अच्छा हुआ बोले। अरे बोले क्यों, मैंने तेरे को जेल में डाला, अरे तुम्हारे को भी जेल में डाला बोल के अच्छा हुआ बोले। अरे मैं जेल में नहीं जाता था ना तो मेरे को कुछ भी मार नहीं था, तुम्हारी जगह पे मेरी गर्दन करता। तो जिंदगी में समझो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कभी भी पॉजिटिव थॉट रखना, ऐसा निगेटिव थॉट नहीं रखना। क्या ये जो बोलते ना अपन, इंसान नहीं सोचना नहीं निगेटिव सोचे कि समझ जाने का, कुछ भी डरने का नहीं। घर में लोग सुसाइड करते छोटे छोटे, अरे बचना है तो लड़ने का, क्या डरने का, कोई डरने का नहीं। आपको ज्यादा टाइम नहीं लेते हो, मेरा आवड़ता मेरे ने तो मैं यार आधा घंटा तो खींच सकता हूँ। आप लोगों भी खुश है, ऐसा कुछ बोर नहीं होगा। क्यों मेहमूद भाई लियो क्या मेरी नहीं एनर्जी में चार्ज करू क्या सबको। 70 भाई म्हणजे एक उत्कृष्ट नाही तर एक उत्कृष्ट माणूस आहे, माणुसकीचा नमुना आहे। त्यामुळे आजच्या सगळ्यात पहिले कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आमचे मित्र, ज्येष्ठ मार्गदर्शक ॲडव्होकेट सोनी साहेब, खदीर लालाजी, आमचे शफीक चाचाकन, निलेश पुरी, सरफराज शेख आणि प्रमोद आंबुरे आणि बिलून आले आमचे जेडी शाह साहेब। काय है 70 भाई का आमचा दोस्ताना जास्त है, 70 भाई के घर के लोगों को भी मालूम है। आज 70 भाई का जितना सत्कार हुआ, जितने हार पूरी है ना, उनके शादी में भी नहीं आएंगे 70 भाई के। 70 भाई की जिंदगी में नहीं लेके होंगे। वो भाभी तो बोलती होंगी ना, ये ऐसा कैसा का इतना सत्कार है। तो 70 भाई के लोगों के ज्यादा प्यार मोहब्बत है, 70 भाई घर में कम लोगों में ज्यादा रहे। क्योंकि मैं बोलता ना 70 भाई हमारे साथ, हमारा 25 साल से दोस्ताना है। मैं हमेशा बोलता हूँ 70 भाई मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, 70 भाई मुसलमान है, हम दो जिस्म एक जान है। हमारे 70 भाई इंसानियत की पहचान है। 70 भाई आज अपन कहते ना घर में का कैप्टन कैसा होना चाहिए, हमारे 70 भाई जैसा होना चाहिए। 2 बच्चे, 2 अपने लक्ष्य विजय बहू भाभी, इनको सबके संभाल के आज दुनियादारी में सब सामाजिक काम करते हैं, सब लोगों को जोड़ते। आपने देखे होंगे आज कितने लोग चाहते हैं, अरे आजकल कोई अच्छा बोलने वाला आदमी अच्छा मिलता नहीं इंसान को। अरे जो आदमी उसको फूलों से सत्कार करता है ना, वो जो हमारा 70 भाई कैसा दूल्हा दिख रहा, दूल्हा ऐसा ही फोटो संभाल कर भाभी जान घर पे, ये फोटो निकालो मत, अरे बेटा रात भर भी रहने दो। क्या रहता है जिंदगी में, ऐसे पल बहुत कम आते हैं। हमारे 70 भाई के छोटा सा शेर है, आज आप थोड़ा शाम बैठो, आपको आज मजा आएगी।
क्योंकि आज मेरे भाई, मेरे जानी जिगर, मेरा दोस्त का सत्कार हुआ है। साला आज तो दिल खोल के बात होगी, आप, मैं और 70 भाई। बस मेरा कतरा, मेरा वजूद कतरा था दुनिया के सामने, मेरा कतरा वजूद था दुनिया के सामने, लेकिन मेरे माँ बाप की दुआओं ने समंदर बना दिया, मेरे माँ बाप के दुआओं ने समंदर बना दिया। ऐसा हमारे 70 भाई है। देखो, माँ बाप की सेवा करना ये सबसे बड़ी बात है। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, माँ बाप की सेवा करो, तुमको हज को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्रे में जो सवाब ना मिला ना, वो माँ की खिदमत में मिलता है, ऐसा अल्लाह कहता है। लोगों के पास बहुत पैसा है, लोग पैसे करने के अलग अलग तरीके हैं। लोग 4-4, 5-5 लाख खर्चा करके हज को जाते हैं, उम्रा को जाते हैं। क्यों जाते हैं? अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन कुछ कुछ बंदे ऐसे दुनिया में कि जिनके पास पैसे नहीं है, महबूब करता है आंसू न बहा, महबूब करता है आंसू न बहा। 4 कदम चल के अपनी माँ की खिदमत कर, तेरे को हज का सवाब मिलेगा, कोई जाने की जरूरत नहीं है। अरे घर में माँ बाप होने के बाद क्या हज के जाने की जरूरत है? मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आजकल के बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते। मैं बोलता हूँ जवान बच्चे को, इनको भी, कि माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का रिस्पेक्ट करो। अरे कुछ कुछ बच्चे रात में 1-2 बजे घर में पान खा के, चाय पी के 2 बजे तक बच्चों के दोस्तों के साथ गपशप करके घर में आते। बेचारी माँ को नींद नहीं आती, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कैसा रहा है, बाहर कुछ झगड़ा करा, कुछ लफड़ा हुआ क्या। वो घर में 2 बजे आने के बाद माँ उसको बोलती है, क्यों बेटा इतनी देर से मत आते जा, ये करते जा। तो बच्चे माँ को बोलते, ए चुप कर, चिल्ला मत, तेरी आवाज से मेरे सर में दर्द होता है। वो बोलते, चिल्ला मत, तेरे आवाज से मेरे सर में दर्द होता है। मैं बच्चों को बोलता, अरे जिस दिन तुम्हारी माँ मर जाएगी ना, रात में 2 बजे तुम आएंगे ना, तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा ना घर में, उस दिन तुम्हारे सर में, तुम्हारे दिल में दर्द होगा, उस दिन तुम्हारे दिल में दर्द होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, अरे रात को 3 बजे अपनी माँ को देखो सोए वाले, जो दिन भर मेहनत करती है घर में अपने वालिद के बच्चों के लिए, 5 बजे उनके सब घर का काम करती है ना। 4 इंसान का काम एक औरत करती है। मैं बोलता इंसान की इज्जत करना चाहिए, कोई भी धर्म मजहब हो, वो घर में इंसान ने औरत की इज्जत करना चाहिए। 3 बजे देखो तुम माँ सोए वाली ना, माँ का चेहरा देखो, माँ के पास बैठो, अरे तहज्जुद जो पढ़ते ना, उसका सवाब मिलेगा आपको। तहज्जुद जो पढ़ते, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं मक्का मदीना। अरे पर आजकल के बच्चों में ये घमंड आ गया, माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करते हैं, जोर में करते हैं, माँ बाप को इज्जत नहीं देते हैं। मैं बोलता हूँ ये बहुत गलत है। आज 4 भाई मिलके रहते हैं, 4 भाई एक साथ रह के अलग अलग रहते और माँ बाप को बांट लेते। वो बोलते 1 महीना तेरे पास रहेंगी, 1 महीना तेरे पास रहेंगी, 1 महीना तेरे पास। अरे जो माँ ने अपने 7-7, 8-8 बच्चों को मिल के बांट, एक साथ संभाल के खाया, अपने पेट काट के खाया, कि अपने बच्चों की सलामती चाहिए। अरे वो बच्चे माँ बाप का बंटवारा करते हैं 1-1 महीने के लिए। मैं तो बोलता ना, बच्चों ने बोलना भाई को, अरे वो जमीन तू ले ले, जायदाद है तू ले ले, पूरी प्रॉपर्टी तू ले ले, माँ बाप मुझे दे दे। क्योंकि माँ बाप की खिदमत ही जन्नत है, कोई प्रॉपर्टी भी जन्नत नहीं है। अरे जो माँ बाप की खिदमत करते हैं ना, उसमें ही जन्नत है तुमको, नहीं तो तुम्हारे को कोई प्रॉपर्टी भी जन्नत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अपन बोलते ना, रोज जीते लोग कपड़े बदल बदल के, रोज लोग जीते हैं कपड़े बदल बदल के, एक दिन एक ही कपड़े में जाएंगे इंसान, खांदे बदल बदल के, इंसान एक ही कपड़े में जाएगा, खांदे बदल बदल के। फिर भी लोगों को घमंड नहीं आता, लोगों को घमंड बहुत रहता है। अरे डरना नहीं, वक्त हमेशा बदलते रहता है। कश्ती पानी में डूब के फिर निकल सकती है, कश्ती पानी में डूब के फिर निकल सकती है, क्षमा बूझ के फिर जल सकती है, क्षमा फिर बूझ के जल सकती है। तू मायूस न हो, तेरे इरादे न बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। लोगों में आजकल सब क्या बोलते ना, बच्चों में, तरुण यंग बच्चों में पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी क्या बोलते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सुसाइड करते हैं। डरना नहीं। अरे दिन आने वाला है, सूरज डूबने वाला है, सूरज डूबने वाला, रात आने वाली है। हमारे सूरज कदम सामने, जो बेचारे आज पहली बार हमारा वक्तव्य तो सुनने का है, उन्होंने बहुत लगते थे, मगर साहब क्या बात करते हैं, खाली ऑफिस में बैठे नोटा जमा करते हैं। लेकिन आज हमारे दोस्त सामने आए। मैं एक डॉक्टर का एक उदाहरण पढ़ा, माँ की दुआ कैसी रहे, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
और सत्य घटना पे आधारित। मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ भाई साहब, माता जी, वो हर चीज सत्य घटना है, कोई भी मन घड़त कहानी नहीं रहती, मगर जब भी बोलता है सत्य घटना बोलता है। एक नीतू मांडे बोल के डॉक्टर थे मुंबई में, कुछ लोगों को मालूम होगा, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे की बाईपास सर्जरी करी। पर वो आदमी में एक घमंड था, बहुत सारा घमंड था, कि वो भगवान को कभी मानता नहीं था। वो बोलता था मैं भगवान कुछ नहीं, झूठे सब, मैं आज तक कभी भगवान का दर्शन करा नहीं, भगवान को कभी सर झुकाता नहीं। आपको यकीन नहीं होगा, उसको इतना कामयाब डॉक्टर, बहुत हार्ड सर्जरी करी, उसको दिल्ली गवर्नमेंट एक अवार्ड के लिए बुलाया। वो जैसे ही दिल्ली गवर्नमेंट के अवार्ड के लिए हवाई अड्डे पे आया, हवाई अड्डे पे आता बराबर इतना वातावरण बदल गया, तूफान आ गया, बहुत सारा तूफान आ गया, कि वो हवाई अड्डे वाले ने बोल दिया कि अभी 10 to 12 घंटे कोई भी हवाई जहाज यहाँ से उड़ान नहीं करेगा। फिर उसने सोचा मेरे को तो कैसा हुआ, पहली बार जिंदगी में इतना बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा अवार्ड रखा, मेरा सत्कार रखा है। तो उसने कार किया, टैक्सी किया, टैक्सी लेके रास्ते से निकला, लेकिन वहां में हवा इतनी बदल गई, इतना तूफान, हवा पानी चल गया कि वो रास्ता भटक गया। रास्ता भटक के जंगल के रास्ते से अटक गया। रात बहुत हो गई, ड्राइवर बोला सर मेरे को भी नींद आ रही, आप भी थोड़ा सो जाओ, 2-3 घंटे नींद मार के फिर अपन सवेरे जल्दी निकल जाएंगे। तो रुकना क्या, वहां क्या 3 स्टार 5 स्टार होटल नहीं थी। ड्राइवर बोला एक सामने झोपड़ी दिख रही, डॉक्टर साहब अपन वो रात में झोपड़ी में 2-3 घंटा गुजारा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कोई बात नहीं, ड्राइवर बोले मैं गाड़ी में सो जाता, आप वो झोपड़ी में सो जाओ। डॉक्टर साहब जैसी झोपड़ी में गए, झोपड़ी में टक टक किया तो एक बूढ़ी औरत आई। तो उनको उन्होंने बोला ऐसा ऐसा सुना है, मैं ऐसा ऐसा हूँ। तो बूढ़ी औरत बोली कोई बात नहीं, मैं और मेरा छोटा बच्चा रहता है, कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय करती है। लेकिन वो बच्चों को जब सुला रही थी, चाय बना रही थी, तो भगवान की आराधना कर रही थी, भगवान का भजन कर रही थी। वो डॉक्टर को आगे लगा ये भाई है औरत क्या टिक टिक कर रही है। आज के लोगों को भगवान का नाम लेने के लोगों को सरदर्द होता है, इतना अहम हो जाता है, क्यों इतना ये कर रही है औरत। उसने वो औरत को पूछा तुम्हारा भगवान पे विश्वास है? औरत बोले बहुत, मेरे से ज़्यादा, मेरे जान से ज़्यादा मेरा अल्लाह पे, भगवान पे मेरा विश्वास है। तो जैसा डॉक्टर को चाय बनाई, डॉक्टर बोले क्या हुआ? कुछ नहीं, बोले मेरे 5 साल का बच्चा झूली में पड़े वाला है। डॉक्टर साहब उसके हार्ट की इतनी बड़ी बीमारी हो गई है और मैं गरीब बेवा औरत हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, और मैंने बहुत सारे डॉक्टर को बताया, उसमें मेरे पैसे कैसे खर्चा हो गए। मेरे को गांव के एक बड़े डॉक्टर ने बोला जिले के कि तुमको अगर तुम्हारा बच्चे का सही इलाज करने का होगा तो बम्बई में डॉक्टर नीतू मांडके बोलते हैं, जो हार्ट में बहुत स्पेशलिस्ट है, तो उसके पास तुमको जाके उसका बाईपास करना पड़ेगा और उसको खर्चा तुमको 4 to 5 लाख आएगा। वो औरत बेचारी परेशान हो गई, रोज 2 टाइम का खाना नहीं मेरे पास, सवेरे का गर्म करके शाम में खाती हूँ, मेरे पास क्या मेरे बच्चे को। लेकिन भगवान को मैंने मन्नत मानी है कि एक दिन मेरे को वो मृत्यु मान के डॉक्टर खुद मिलेगा और मेरे बच्चे का ऑपरेशन करेगा। वो वैसा सुनते ही डॉक्टर के आंखों में से आंसू टपकना शुरू हो गया, उसके पीछे पूरा फ्लैशबैक शुरू हो गया कि मेरे पीछे मैं हवाई अड्डे पे आया, तूफान आ गया, गाड़ी में आया, रास्ता भटक गया और मेरे को बराबर वो बूढ़ी औरत के मकान में वो बच्चे की क्यों लेके आया। उस दिन से उसने वो भगवान को माना और उसने औरत को बोला कि सिस्टर आप टेंशन मत लो, आप जो डॉक्टर का नाम ले रहे हैं और अपने बच्चे का इलाज का काम करना, वो डॉक्टर मैं नीतू मांडके हूँ। आज भगवान ने तेरा सुन लिया, भगवान ने तेरा सुन लिया। आज नीतू मांडके को खुद भगवान ने तेरे दरवाजे में खड़े कर दिया है। वो बोले मेरे पास पैसे नहीं, पैसे तो नहीं, तेरे बच्चे को तो मैं इलाज करूंगा, पर आज से कोई भी काम करने के पहले मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। तो मैं बोला ना, माँ की दुआओं में और अपन बोलते ना भगवान की दुआ में क्या असर रहता ना, जो लोग करते ना 5-5 तक नमाज अदा करते हैं उनको मालूम है। आप लोग नमाज पढ़ते हो, नमाज का मतलब मालूम है शाह साहब? नमाज का मतलब क्या है? नमाज एक संस्कृत शब्द है। नमाज का मतलब है नम, नम यानी झुक जाना, नम यानी झुक जाना, ईद, ईद यानी ईश्वर, ईश्वर के सामने झुक जाना, भले गिरे तो अल्लाह के सामने सिलेंडर हो जाना, इसका सही मतलब है नमाज। और इसको दुबई में या अबू धाबी में सलाह बोलते हैं और अपने पास इसको नमाज बोलते हैं। तो नमाज का मतलब है अल्लाह के सामने झुक जाना, अल्लाह की सेवा में सिलेंडर करना, इसको नमाज बोलते हैं। क्योंकि मैं आपको झूठ लगेगा, मैं हिंदू आदमी अगर भी रहा तो मेरे सब दोस्त मुस्लिम है, सब है, और मैंने आपके कुरान पूरी मराठी में पढ़े वाली है। मैं कुरान की हर आयत रोज पढ़ता हूँ। मेरे हाफिज का बच्चा इरफान पूछो
मेरे टेबल पे मराठी में कुरान है, रोज एक कुरान की आयत में पढ़ता हूँ। कोई भी मजहब नहीं सिखाता तुमको, क्यों? और मुस्लिम समाज का मतलब क्या है मालूम है क्या? मुस्लिम समाज का अर्थ क्या है? अब मैं गैर आदमियों तो आपको पूछ लेंगे, तो मैंने जो कुछ पढ़ा है, मुसलमान समाज का मतलब है सलामत। सलामत कैसा? तो तुम आपने मिले तो आपको बोलते वालेकुम सलाम भाई, वो दूसरा बोलता वालेकुम सलाम भाई। इसका मतलब है वालेकुम सलाम कि अल्लाह आपको खुश रखे, आपको अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। वो भी बोलता अल्लाह आपको सलामत रखे। इसका मतलब मुसलमान धर्म का मायना है सलामती का मायना है। ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। तो मेरे को मोइन पटेल मौली का पढ़ना बाकी रह गया। क्या बात है, आ जाओ मोइन भाई। तो मैं बोलता ना, ये मजहब धर्म ये मुट्ठी भर लोगों ने अपने मतलब के लिए बनाए वाले खट्टे, ये मैं मानता नहीं हूँ। मैं हर मजहब, मैं कभी आदमी को जात पूछता नहीं। मैं जिंदगी में दो ही जात मानता हूँ, मर्द और औरत, और एक ही धर्म मानता हूँ, इंसानियत। बाकी सब छोड़, बाकी लोगों ने मंदिर खाने बनाए वाले, ये बंटवारा करे वाले, ये सब झूठ है। मैं बोलता ना, इंसान का क्या रहता है? अभी अपन अगर बोल दिया ना, और एक शेर बोलता अपना, सितम दुनिया ने इतना ढाया कि सिर्फ मगर बना दिया। सितम इतना दुनिया ने ढाया कि सिर्फ मगर बना दिया। मैं फूल था, मुझे तो पत्थर बना दिया, मुझे तो पत्थर बना दिया। अभी हमारे नांदेड़ से आए वाले हमारे अंसारी साहब आए, आपका शुक्रगुजार करता हूँ, बहुत दूर से आए, नमस्ते। अब एक माँ बाप बच्चों के लिए जो करते, बच्चे उसका क्या सिला देते, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और हो गया। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? आप बोल दो मगर साहब बैठ जाओ, तालियां बजा में बैठ जाता। एक मैं जो भी बोलूँगा एक मोटिवेशनली बोलूँगा आपको। एक बच्चा रहता है, वो इंजीनियरिंग में जाता है, और पिताजी उसके मजदूरी करते, गरीब रहते माँ और पिताजी। तो पिताजी को बोलता मेरे को बाइक लेना, मेरे को बाइक लेके दो। मेरे सब दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई कार लेके आता, कोई बाइक लेके आता, कोई बड़े बड़े गाड़ियाँ लेके आता। मेरे पास साइकिल तक नहीं, तो मेरे को बाइक लेके दो। तुमने वादा किया था 12वीं में मैंने अच्छा मार्क्स लिया तो मैं तुमको बाइक लेके दूंगा। पिताजी बोलते अरे बच्चे बेटे, मेरे पास इतनी कमाई नहीं है, मैंने तेरे पहले जो एजुकेशन करा उसका लोन मेरा अभी तक छूटा नहीं है। मैं 15,000 में पूरा घर आपकी पढ़ाई कैसे लगा तो मेरे को मालूम है। बच्चे को गुस्सा आता है, क्या मेरा बाप है, क्या काम है, कुछ पैसे नहीं, कुछ दे नहीं सकता, मेरे लिए कुछ कर नहीं सकता है। तो बच्चा बाप के साथ रह के एक दिन सोचता है कि अपन भाग जाना। तो घर पे जाता, पिताजी को देखने को जाता, तो पिताजी माताजी बाहर गए वाले रहते। पिताजी का पर्स एक टेबल पे पड़े वाला रहता है। पर्स पर तो बटुआ बहुत बड़ा रहता है, उसको लगता है पिताजी के बटुए में बहुत सारे पैसे होंगे। वो बच्चा जाता, पिताजी का बटुआ लेता, खिस्से में डालता, और जैसा ही बटुए में से वो निकलता रास्ते से, देखता कितने पैसे, तो पूरे बटुए में खाली 100 रुपए की नोट रहती है। पिताजी के बटुए में खाली 100 रुपए की नोट रहती है। उसके अंदर इतने पर्चे रहते, एक पर्चा रहता किराने का, एक पर्चा रहता दूध वाले का, एक पर्चा रहता साहूकार के ब्याज के पैसे लिए वाले, और एक पर्चा रहता है जो कि बच्चों को 12वीं में लैपटॉप लेके गया था और 40,000 का लोन आज तक पिटा नहीं था। तो उसको लगता है मेरे पिताजी ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर वो आखिरी में एक छोटा पर्चा मिलता, उसके नीचे वो पर्चे में लिखे रहता कि कोई भी पुरानी बाइक या पुरानी स्कूटर बेचो और नई बाइक लेके जाओ हफ्ते पे। तो उसको समझ में आता है जो बचपन से जो छोटी पुरानी स्कूटर थी जिसकी कीमत कुछ नहीं होगी, जो उसके वालिद उसको लेके स्कूटर में लेके स्कूल में घुमाए, कॉलेज तक लेके गए, वो स्कूटर बेचने को उसके पिताजी गए वाले थे। फिर उसके आंखों में पानी आता, वो समझ जाता कि आज क्या हुआ, मेरे पिताजी कहाँ गए वाले हैं। वो चले जाता, फिर वो जाता पिताजी के पास जाता, पिताजी को बोलता पिताजी आप ऐसा मत कीजिए, मेरे को आज मालूम हो गया आप किस परिस्थिति में मेरे को पाले हैं, किस परिस्थिति में मेरे को ये लिए है। आप आपकी बाइक स्कूटर मत बेचो, मेरे को बाइक नहीं होना। ऐसे बच्चों को जब कुछ मालूम पड़ता है, बच्चों को परिस्थिति की जानू होना चाहिए, तो बच्चों को अपने हैसियत से पढ़ाना चाहिए, उसको ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक आखिरी आपको एक देते, तो बच्चों के लिए माँ बाप पूरी दुनिया लूटा देते। एक बहुत बड़े ऑफिसर है, मियाँ बीवी रहते, उनके दोनों बच्चे बहुत होशियार रहते, बहुत पढ़ाते, और उन्हें हमेशा बोलते। अपन आजकल देखते बहुत सारे लोग क्या करते मालूम है कि हमने हमारे हाईवे सर्कल वृद्धाश्रम में आज 60 तो 70 माता जी वहाँ पढ़े वाले हैं।
कोई बड़े बड़े बच्चे नौकरी को, लड़कियां नौकरी को, लड़के कोई मुड़ के देखता नहीं, बेचारे वो मियाँ बीवी वो दोनों संभालते रहते हैं। क्या रहता है, लोगों को लगता अपन करेंगे तो बच्चे को बहुत पढ़ाते, दोनों मियाँ बीवी के पास बहुत पैसा रहता है, उन्होंने सोचते हैं कि बच्चों को दोनों को मस्त अमेरिका में पढ़ाएंगे, लंदन में पढ़ाएंगे, बच्चे बहुत पैसे कमाएंगे। बच्चों को पढ़ाने को भेजते, बच्चे पढ़ने को जाते, बहुत होशियार होते, बच्चे नौकरी को लग जाते हैं। कुछ दिन के बाद ये बुढ़ा बुढ़ी दोनों अकेले रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं। फिर कुछ दिन के बाद उनकी औरत एक्सपायर हो जाती है, बच्चों की माँ एक्सपायर हो जाती है। तब उसके पिताजी बच्चों को खत लिखते कि तुम्हारी माता जी एक्सपायर हो गई, अब तक तो तुमने इतने दिनों में आए ही नहीं, पर तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माता जी का अंत्यक्रिया करने का है। वो सब होने के बाद एक बच्चा आता 2 दिन में, वो बच्चा आता, पिताजी को साथ मिलता, माता क्रियाक्रम करते और बच्चों माँ पिताजी को बोलता तुरंत कि मेरे को कल सवेरे के फ्लाइट से जाने का, पापा मेरे को टाइम नहीं। पापा बोलते क्यों नहीं? अरे जो माँ ने तेरे को 9 महीने पेट में रखा, जिसने हर अड़चन सुनते, उसने कभी बोला नहीं ऐसा मेरे को टाइम नहीं है। तुम्हारी परवरिश की, अपना खून काट के परवरिश की तुम्हारे लिए, और तुम बोलते माँ के लिए टाइम नहीं है। और मैंने तेरे को बुलाया था, और बड़ा भाई क्यों नहीं आया? बड़ा भाई बोले तू माँ के टाइम जा, मैं पिताजी के टाइम जा। आज रोजी अब्दुल सत्तार इनामदार साहेब यांना उत्कृष्ट वक्ता म्हणून जो पुरस्कार देण्यात आलेला आहे, याकरिता आम्ही 5 ज्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये, सामाजिक क्षेत्रामध्ये, राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या संस्थेने अब्दुल सत्तार साहेब मागील 27 वर्षापासून वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम घेतात, वेगवेगळ्या कार्यामध्ये चांगले कार्य करणाऱ्यांना गौरव करतात। त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन आम्ही 5 वेगवेगळ्या संस्थांनी, ज्यामध्ये मी ॲडव्होकेट निलेश पुरी आणि माझी साईनाथ सेवाभावी संस्था याद्वारे आम्ही उत्कृष्ट वक्ता म्हणून आज रोजी त्यांना पुरस्कार जाहीर केलेला आहे। त्याबद्दल आम्हाला आनंद आहे। धन्यवाद। मैं हाजी मोहम्मद शेख शरीफ अब्दुल सत्तार साहब को उत्कृष्ट पुरस्कार मिला, इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ और इनको आने वाले और पुरस्कार मिले इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। काम आपने करके आया और जिस तरह से मगर साहब ने बताया है कि उत्कृष्ट वक्ता आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रेम मित्र इंजीनियर राडी मगर साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उनका बड़पन है कि मुझ जैसे एक छोटे मोटे इंसान को इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं, ये उनकी मोहब्बत है। और आज जो ये प्रोग्राम यहाँ हो गया है, वो 5 जो एनजीओ है, जिसमें सामाजिक अभियान है, संस्कार सेवाभावी संस्था है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेवाभावी संस्था है और रुग्ण हक संरक्षण समिति है। ये 5 संस्थाओं के ओर से उत्कृष्ट मराठी प्रवक्ता ये पुरस्कार से मुझे आज यहाँ सम्मानित किया गया है। मैं वो 5 सेवाभावी संस्था का ऋणी हूँ और उनके आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे को इतना बड़ा सम्मान दिया गया है और ये सम्मान को मैं कभी भी टला नहीं जाने दूंगा और ये सम्मान का मान रखूंगा। और आज के इस प्रोग्राम में कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्माननीय इंजीनियर आर डी मगर साहब ने अपने ख्यालात में जो माँ बाप और बच्चों के फ़र्ज और समाज को एक संदेश दिया, उस संदेश के बारे में मैं आज उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस समारोह में एक अच्छा संदेश यहाँ से परभनी शहर के लिए गया है। कार्यक्रम में हमारे प्रसिद्ध विधि तज्ञ एडवोकेट अशोक सोनी साहब भी मौजूद थे, भीड़ से आए हुए मेहमान डी शाह साहब थे और दीगर मेहमान थे और सब 2 साहिबाब ने मुझे आज जो सम्मानित किया उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं जिंदगी में उनका आभार व्यक्त करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज वितरण सोहला किया गया, किस तरह से देखते हैं आप? पिछले 25 साल से लगातार परभनी में रहकर परभनी वासियों को आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के दबे कुचले जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को आप आर्थिक मदद करते हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं बोलता हूँ ना, जिंदगी में इंसान ने पैसा बहुत कमाते हैं, अपन पैसा कमाने के बाद अपन लोगों को दिल में जगह कमाना भी बहुत जरूरी है और वो काम हमारा सत्तार भाई कर रहे हैं, उनकी एनजीओ कर रही है जैन सेवाभावी संस्था। हम आज 25 साल से उनके साथ जुड़े वाले। तो सत्तार भाई समाज के लिए जो कुछ कर रहे हैं
हम उनके खांदे को खांदे लगा के उनके साथ रहते। वृद्धाश्रम रहो, अनाथ आश्रम रहो, करुणा रहो, जो गरीब लोग रास्ते पे भटकते उनके लिए रहो, कुछ अनाथ दान रहो, ये सब करने में एक अलग आनंद मिलता है। देखो, इंसान लेने में सुकून नहीं, तुमको देने में सुकून है। अब अपनी साथ छोड़ते हैं तो उसमें भी अपने को मजा आती है, अगर साथ छोड़े नहीं तो अपना दिल ही चले जाएगा। वैसा देने में मजा है। अपन एक दाना अगर जमीन में पेरे तो अल्लाह ताला अपने को 100 दाना वापस देता है। तो तुम्हारी देने की भावना होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे सत्तार भाई का जो सत्कार हुआ, हम आज दिल से बहुत खुशी है कि हमारे सत्तार भाई को उत्कृष्ट वक्ता बोल के पुरस्कार मिला। उसके लिए आज हमने उनके तारीफ जो करी, वो तारीफ के मोहताज नहीं है, वो खुद एक इतने अच्छे इंसान है कि उनका सत्कार होना, ये बहुत देर हो गई। हमारे सोनी साहब बोले वैसा हम इसके आगे और सोचेंगे, इनका कुछ नागरिक सत्कार करने आता तो वो भी करेंगे, इतना बोल के हमारे सत्तार भाई को देंगे। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद दयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22/40 के प्लॉट्स है और 22/40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा
यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।